हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटर स्पेस। तो दोस्तों, कल आपका आरबीआई ग्रेड बी 2023 का फेज टू एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम के बाद हमने इनिशियल रिएक्शन जो था बच्चों का वो रिकॉर्ड किया था और वो आपको वीडियो के रूप में यूट्यूब पे प्रोवाइड किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के का कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस। इस वीडियो में हम सभी एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेंटर स्पेस के कंटेंट में से कितने क्वेश्चंस जो हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट 2023 के पेपर में निकले हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं करंट अफेयर्स के स्कीम्स से भी पूछे गए हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के पेपर में। दूसरा जो पैटर्न देखने को ये मिला था कि फाइनेंस का जो वेटेज था इस बार के पेपर में वो काफी कम था, मैनेजमेंट का जो था काफी ज्यादा था। ठीक है, 70 to 75% ऑफ पेपर वाज फ्रॉम द मैनेजमेंट ओनली। करंट अफेयर्स को अगर हटा दें तो ठीक है, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं इस बार पूछ लिए गए हैं। अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस ओनली स्कीम से पूछे गए हैं। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में से सिर्फ एक जो है न्यूमेरिकल इस बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक के फाइनेंस और मैनेजमेंट दोनों में से ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं। मैनेजमेंट के थोड़े ज्यादा पूछे गए हैं। कुछ एवरग्रीनिंग टॉपिक हैं मैनेजमेंट के, लाइक लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। इनमें से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में से पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था पैटर्न इस एग्जाम का था। चलिए अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग दोस्तों रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। और जो हमारा कंटेंट रहता है वो टू द पॉइंट रहता है, रिलेटेड टू एग्जाम रहता है। ठीक है, ईएसआई से रिलेटेड हम आपको वीडियोस इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, स्कीम से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं। सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नाबार्ड एज वेल एज आरबीआई के, सिंस दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है ईएसआई का, तो हम जो है वो कवर करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर भी हम आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करते रहते हैं और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए और वहाँ पे हमारे कोर्सेज को विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। अगर वो कोर्स आपके लायक है, आपको लगता है कि हम जो है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो जरूर उस कोर्स में एनरोल कीजिए। ठीक है, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्कर से शुरू करते हैं। दिस इज नॉट 2 मार्कर्स। ठीक है, 1 मार्कर्स के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं पहले अपने। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो था दोस्तों वो था लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से पूछा गया था। इसमें ये पूछा था दोस्तों कि कितना मैक्सिमम लिमिट जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर कितना रिमिट करने की है, कितना पैसा जो है हम रेमिट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो था $2.5 लाख। और ये जो स्कीम है ऑलमोस्ट हर हर मंथ जो है आरबीआई इस पे डेटा प्रोवाइड करता है, और हर मंथ ही हम इस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए थर्ड पॉइंट जो है, ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली remit $2.5 lakh per financial year for any permissible current and capital account transaction or combination of both। अब ये जो स्कीम है ना दोस्तों, ये आरबीआई ने लॉन्च की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, फाइनेंस के पेपर के लिए वैसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है हमारे कंटेंट से निकला था ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, NABFID बिल 2021 seeks to establish NABFID as principal BFI, that is फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर डैश। ठीक है, तो नैफिड जो बिल 2021 में आया था वो नैफिड, ठीक है, नैफिड जो है आपका एक सिलेबस का टॉपिक है, स्टैटिक का टॉपिक है। जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वैसी एक ये भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एज पर दिस द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्रोनिम दैट इज नैफिड, हमें आंसर भी हमारी फुल फॉर्म में ही मिल जाता है, दैट इज
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। NAFIT इज नेशनल बैंकिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाज और, ठीक है। Now, this is a specialized development financial institution that is aimed to support country's infrastructure sector, which can significantly gain from enabling credit flow by means of attractive instruments and channelized investment. And this was set up in 2021, ठीक है। So 2021 में ये सेटअप हुआ था, इसकी फुल फॉर्म ये थी, और क्वेश्चन आपको देख लीजिए किस टाइप से पूछा गया। क्लियर है? डायरेक्ट टॉपिक जो है इस बार ऐड हुआ था, इस बार के सिलेबस में ये टॉपिक ऐड हुआ था। नेक्स्ट इज एज पर ओशियन मॉडल। ओशियन मॉडल जो था ना दोस्तों, ये बिग 5 मॉडल है, मैनेजमेंट में पूछा गया है, मैनेजमेंट से क्वेश्चन निकला है। बिग 5 मॉडल है, उसको ओशियन मॉडल भी बोलते हैं। तो एज पर दिस मॉडल व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर टेंडेड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सो कौन से पीपल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज पर दिस मॉडल। तो इसका जो आंसर था वो था दोस्तों कॉन्साइटियनस, ठीक है। एज पर दिस मॉडल द पीपल हु आर अंडर दिस कैटेगरी आर ऑर्गेनाइज पीपल, ठीक है। उनमें जो इंडिकेटर होता है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, वो लोग डिसिप्लिन होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना था, कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे ऑप्शंस में, और आपको बताना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड एक्सपोज्ड इमोशन। सो ट्रू इमोशन और एक्सपोज्ड इमोशन में डिफरेंस आपको बताना था, ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, आंसर क्लियर नहीं है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना था आपको, जिसमें दो डेटा आपको प्रोवाइड किए थे, ठीक है। एसेट शायद 500 लाख था और इनकम जो थी वो रुपीज 100 लाख थी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो था, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला ये है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। तो अगर जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया था, तो अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो आपका आंसर इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थ्योरी व्हिच फोकसेस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रेटर गुड एंड इविल। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये एथिक्स में से निकला था, ठीक है। एथिक्स की काफी थ्योरीज है, जैसे टेलियोलॉजिकल थ्योरी, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है, ठीक है, और भी काफी थ्योरीज हैं। तो वो थ्योरी की अगर आपको डेफिनेशन याद थी तो आप बता सकते थे कि कौन सी थ्योरी ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछी जाएगी। इसका जो आंसर था ना दोस्तों वो था टेलियोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ अ वैल्यू विच शोज कंसर्न्स फॉर अदर्स। तो कौन सी एक वैल्यू है, आपको ऑप्शन दिए गए थे जिसमें वैल्यूज बताई गई थी, जैसे रिस्पॉन्सिबल, ऑनेस्टी, केयरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको वैल्यूज बताई गई थी ऑप्शंस में, और आपको बताना था कि कौन सी एक ऐसी वैल्यू है दैट शोज कंसर्न फॉर अदर, जो दूसरों के लिए दिखाती है कि मुझे आपकी चिंता है इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था केयरिंग, ठीक है। केयरिंग जो लोग होते हैं उनकी ये जो वैल्यू है वो शो करती है दैट इज कंसर्न फॉर अदर्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सा एग्जांपल जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस का है, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस में जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, ऑप्शन क्लियर नहीं है तो आंसर भी क्लियर नहीं, ठीक है। तो अगला बताना था कि कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए थे, उनमें से ये बताना था कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स, नॉन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स में से निकल जाता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक का भी पार्ट है, फाइनेंस में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का कौन सा पार्ट है, कौन सा एक टाइप होता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट आती है, उनमें नॉन टैक्स रेवेन्यू, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट डिविडेंड, फीस एंड फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, स्पेशल असेसमेंट। तो इनमें से अगर आपका कोई ऑप्शन था तो वही आंसर बनाया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चंस में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में जो पहला पैराग्राफ था उसमें अराउंड 4 से 5 स्कीम्स जो आपसे पूछी गई थी। एक पैराग्राफ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो डिजाइन किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टारगेट करते हुए डिजाइन किया गया था, और उसमें स्कीम्स जो थी वो डिस्कस की गई थी, कुछ स्कीम्स डिस्कस की गई थी, स्कीम के फीचर डिस्कस किए गए, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था पैराग्राफ बेस्ड, उसमें से ये पूछा गया था कि कौन सी स्कीम जो थी वो 15 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शंस में जैसे आपके थे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कौन सी स्कीम 2014 में लॉन्च हुई थी आपको ये बताने थी। इसका जो दोस्तों आंसर था वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। तो अगर अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एटसेट्रा एटसेट्रा वाज इन पैराग्राफ,
तो क्योंकि वो स्कीम्स जो थी वो सारी की सारी 2015 में लॉन्च हुई थी और रिसेंटली उस पर डेटा ये आया था कि इन सभी स्कीम्स ने, दैट इज अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो तीनों स्कीम थी इन्होंने अभी 8 साल कंप्लीट किए थे। मतलब ये तीनों स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी। मतलब 2014 वाला जो ऑप्शन था वो अपना था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये जो स्कीम थी दोस्तों हमने हमारे स्कीम स्पेस की मैगजीन में कवर कर रखी थी ऑलरेडी। ठीक है, डिटेल में कवर की है इस मैगजीन में हमने। हमारी करंट अफेयर की जो मैगजीन आती है स्कीम्स की, उसमें भी ये स्कीम कवर्ड है। बट आई एम प्रोवाइडिंग यू द स्निपेट ऑफ और स्कीम स्पेस मैगजीन वेयर वी आर कवरिंग 200 मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स इन डिटेल। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये स्पेसिफिकली स्कीम का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें हमने ये स्कीम डिटेल में कवर कर। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको ये बताना था एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिमिट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो क्या लिमिट, एक्सीडेंट का क्या इंश्योरेंस किया जाता है, कितना जो आपको प्रीमियम मिलता है, कितना जो आपको कह लीजिए आपको इंश्योरेंस मिलता है अगर कुछ अनहैपनिंग हो जाए। ठीक है, अंडर दिस पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था ₹2 लाख। ये जो स्कीम थी हमने हमारे दोनों, दैट इज करंट अफेयर की मैगजीन स्कीम्स की उसमें भी कवर किया था और स्कीम्स में जो हमारी डिटेल्ड मैगजीन है उसमें भी कवर किया था। सो एज पर दिस स्कीम जो रिस्क कवरेज था इस दिस स्कीम के अंडर था वो था ₹2 लाख। इस स्कीम को दोस्तों हमने डिटेल में कवर किया था। देखिए यहाँ पे जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 2015 में। इसका जो प्रीमियम पे करना था वो था ₹436। हमारा जो दोस्तों यूट्यूब पर स्कीम का सेशन चल रहा था ना उसमें भी हमने ये स्कीम डिटेल में कवर की थी और एक क्वेश्चन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्कीम लिस्ट में जाके, ठीक है, जिसमें हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, स्कीम एमसीक्यूज लिस्ट में जाके इस जो क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। ठीक है, और आप देखें कि हमने किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा था, डिस्कस किया था और किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लिमिट जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की क्या है, दैट इज 18 to 50 ईयर। दैट वाज द आंसर। और यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एलिजिबल थे 18 to 50 ईयर के, दैट वर एलिजिबल अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना से भी क्वेश्चन आया था और ये भी क्वेश्चन हमने हमारे यूट्यूब पे भी डिस्कस किया है और हमारी स्कीम मैगजीन में भी डिस्कस किया है। तो ठीक है दोस्तों, इसकी जो अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम जो मैक्सिमम मैक्सिमम दोस्तों जो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, मैक्सिमम गारंटेड पेंशन जो है वो कितनी प्रोवाइड की है। तो अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, दैट इज टू द पॉइंट कोर्स में या स्कीम एमसीक्यू कोर्स में या स्कीम के कोर्स में, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है या ये क्वेश्चन है, ये हमने उस कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। उसके साथ ही साथ हमने यूट्यूब पे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आप 4 से 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं स्कीम्स के हमारे कंटेंट से निकले हैं और एंड ऑल दीज क्वेश्चंस वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। और इतने ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे। सबके सब क्वेश्चंस जो हैं मेंटर स्पेस के कंटेंट से निकले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना में जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनको कितना प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ₹20 जो है उनको प्रीमियम पर ईयर बेसिस पे करना पड़ता है। और ये जो स्कीम है हमने हमारे स्कीम स्पेस एज वेल एज करंट अफेयर की मैगजीन दोनों में कवर की थी। मैं आपको ये जो स्निपेट है स्कीम स्पेस से दिखा रहा हूँ और इसका प्रीमियम देखिए ₹20 पर एनम जो है, दैट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। सो ₹20 का प्रीमियम जो है पर एनम बेसिस पे अकाउंट होल्डर को या बेनिफिशियरी को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी स्कीम जो है हमने हमारे, ये भी डेटा हमने हमारे कंटेंट में कवर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है मोटिवेशन थ्योरी में से पूछा गया था। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लो थ्योरी जो था वो बताना था आपको कौन सा है। तो ये जो था दोस्तों ये था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स इन डेविड मैकलेलैंड थ्योरी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं डेविड मैकलेलैंड थ्योरी में, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 3 एलिमेंट्स हैं डेविड मैकलेलैंड थ्योरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से, दैट इज नॉट क्लियर विद अस। तो ये जो है क्वेश्चन क्लियर नहीं है बट इसका जो आंसर है वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से रिलेटेड था। ठीक है, तो दोस्तों स्टूडेंट को जो है सारे क्वेश्चंस याद रख पाना दैट इज वेरी हार्ड टास्क, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट का ध्यान जो रहता है ना वो पेपर की तरफ रहता है। बट स्टिल जितने क्वेश्चन उन्होंने प्रोवाइड किए दैट इज इनफ फॉर और अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं
और आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराग्राफ आया था लीडरशिप पे, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें ना दोस्तों, मैनेजमेंट में कुछ एक एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। एवरग्रीन टॉपिक है, जो स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड है या मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे, जैसे भी कनेक्टेड है हम लोग, उनको मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि मैनेजमेंट में कुछ एवरग्रीन टॉपिक है, जैसे मोटिवेशन, जैसे लीडरशिप, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस है ना दोस्तों, इस टाइप के टॉपिक्स जो है ये एवरग्रीन टॉपिक है, और हर साल इनसे क्वेश्चंस जो हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में पूछे गए हैं, अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से निकलते ही निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए, जो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ जो है लीडरशिप थ्योरी पे, पहला पैराग्राफ मोटिवेशन पे आया था, लीडरशिप पे पूछ लिया। तो कर्ट लेविंग थ्योरी जो थी, जिनके 3 बेसिक लीडरशिप स्टाइल थे, वो आपको बताने थे कौन से हैं, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड डेलीगेटिव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज लीडरशिप थ्योरी पे कौन सा क्वेश्चन आया था, दैट इज नॉट क्लियर, एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे एक क्वेश्चन आया था, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे कि कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो 5 ऑप्शंस थे, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशंस में जैसे ओरल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा हो गया, तो एक उसका जो आंसर है वो, कि अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप जेस्चर से बात करते हैं, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर वो एग्जांपल आपका ऑप्शंस में था, देन दैट इज द आंसर। और भी काफी एग्जांपल्स हैं दैट आर द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे एक आंसर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में, ऑप्शंस दिए गए थे कि कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था। एक जो पैराग्राफ आया था वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेसिस पे आया था, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हमें क्लियर नहीं है, बट एक आधा क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट बता रहा था कि एक कोई कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी सेटअप की है, तो उसका आपको ये बताना था कि उसका जो चेयरमैन है या हेड है वो किनको अपॉइंट किया गया था। तो ऐसा एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पूछा गया था पैराग्राफ में। और भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, बट वी आर नॉट क्लियर विद दैट। अगर आपको वो क्वेश्चंस याद हैं तो डू शेयर विद अस बाय राइटिंग अस मेल ऑन info@mentorspace.in, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चलिए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में दोस्तों 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उनमें से 4 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। 2 क्वेश्चन 600 वर्ड्स में और 2 क्वेश्चन 400 वर्ड्स में, ठीक है। अब बात कर लें 15 मार्कर क्वेश्चंस की, तो 3 क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए थे, दैट इज रिटेल डायरेक्ट स्कीम को आपको डिस्कस करना था इन 600 वर्ड्स, ठीक है। 15 मार्कर के जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो 600 वर्ड्स में डिस्कस करने रहते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम से था। तो हमारे जो टू द पॉइंट कोर्स में जो भी स्टूडेंट एनरोल थे, उन्होंने जो था ये स्कीम को है जो हमने हमारे आरबीआई एफएक्यू के डॉक्यूमेंट में डिटेल में कवर किया है। तो अगर आप हमारे टू द पॉइंट कोर्स में एनरोल थे तो आप जरूर इस आरबीआई एफएक्यू को जाके जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो मैनेजमेंट से आया था, जिसमें हेनरी फाइल कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट, जो हेनरी फाइल थे इन्होंने एक थ्योरी दी थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इनका कंट्रीब्यूशन पूछा गया था। नेक्स्ट जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे उनको डिस्कस किया, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन जो था ये 50 मार्कर का ये था। थर्ड क्वेश्चन जो था ना दोस्तों, वो ये पूछा था डिस्कस बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। जिसको अपने ओशन मॉडल में पूछते हैं, तो ओशन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे 15 मार्क्स में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, जब 10 मार्कर क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो पहला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था, जिसको हम हमारे ईएसआई के करंट अफेयर में भी डिस्कस करते हैं कई बार, कि व्हाट इज ओएनडीसी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, सभी जो बिजनेसमैन है जो किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ठीक है, जैसे वो फ्लिपकार्ट लिस्ट करते हैं, अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, तो ऐसा ही एक पोर्टल था, जिसमें ये जो ओएनडीसी एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं दोस्तों वो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज ओएनडीसी और हाउ दिस ओएनडीसी इज इफेक्टिंग द बिग प्लेयर्स लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। ये जो दोस्तों ये जो था ना, ये आपका करंट अफेयर से कनेक्टेड क्वेश्चन था, और इसकी आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और करंट अफेयर का नॉलेज है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन ही था,
और इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे अगर आप ओएनडीसी का मतलब जानते थे तो। ठीक है, ओएनसी क्या है ये आप जानते, ओएनडीसी जानते थे तो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज एथिक्स से 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, दैट इज व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बीट प्राइवेट और बीट पब्लिक, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक कोड होता है कि आपको किस तरीके से किन चीजों को कैसे करना है। ठीक है, उसी को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉयर की कि मेरा एम्प्लॉय इस तरीके से काम को भी करे और इस तरीके से उसका बिहेवियर भी हो, इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करे चीजों को, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, उनको ही कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट ये था क्वेश्चन का। थर्ड सेकंड पार्ट था हाउ दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कैसे इंप्लीमेंट होता है ये आपको बताना था। इजी क्वेश्चन था अगर आपने एथिक्स को पढ़ा है, और अगर आपने यूपीएससी का बैकग्राउंड भी था तो भी आपके लिए एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दोस्तों, फर्स्ट पार्ट जो था वो यूपीआई पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज नॉट क्लियर विद अस। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो डू शेयर दिस क्वेश्चन विद अस। ठीक है, तो यूपीआई पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और कनेक्टिंग क्वेश्चन ये था कि हाउ यूपीआई इज हेल्पिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ठीक है, सेकंड पार्ट जो था वो काफी इजी था कि यूपीआई कैसे हेल्प कर रहा है। यूपीआई जैसे अपने ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, आपको तो पता ही होगा, जैसे अपने किसी भी ऐप को यूज कर रहे हैं, पेटीएम को यूज कर रहे हैं या फोन पे को यूज कर रहे हैं, गूगल पे को यूज कर रहे हैं, तो ऑल दीज आर यूपीआई एप्स। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर। ठीक है दोस्तों, हमने जो है इस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे कंटेंट में अवेलेबल थे। सिंस हमारा जो इस बार का आरबीआई ग्रेड बी का जो कोर्स था वो दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली करंट अफेयर्स, दैट वाज ओनली अ नॉन स्टैटिक कोर्स, इसमें जो है स्टैटिक पोर्शन जो है हमने आपको प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर से निकले थे वो सारे के सारे हमारे कंटेंट से थे। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको आरबीआई का फुल सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाबार्ड के लिए तो हम प्लान कर ही रहे हैं कि आपको स्टैटिक विद द करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करें। जल्दी ही हम नाबार्ड के लिए एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं कवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आपको सारे टॉपिक ही प्रोवाइड करें, बट आपको कुछ ना कुछ टॉपिक तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको स्टैटिक के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है दोस्तों, उसी कोर्स में आप जो है आपका नाबार्ड की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर जो है आपने हमारे फेज 1 में भी देखे कितने क्वेश्चंस जो है हमारे कंटेंट से है, तो फेज 2 में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही हम ईएसआई का भी एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद प्रूफ, आपको हम बताएंगे कि हमारे कंटेंट में से कितने क्वेश्चंस जो है निकले हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि on Telegram channel we provide free content on daily basis and also information related to your regulatory bodies examination. ठीक है, if you have any query also kindly mail us at info@mentorspace.in, and if you want to visit our website then our website is www.mentorspace.in. If you have any query and you want to talk with me, you can always call me at 9782724139। ठीक है दोस्तों, चलिए कल मिलते हैं, टिल देन प्रिपेयर।